90.4 FM पे अब आप सुनेंगे डॉक्टर्स टाइम। जोहार, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं आरजे वैभवी सो लेकर आ गई हूँ डॉक्टर्स टाइम। डॉक्टर्स टाइम में हम आज बात करेंगे एक बेहतरीन न्यूरोसर्जन से, जो कि रांची के रिम्स में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एचओडी के तौर पर ये कार्यरत हैं। इनका नाम है डॉक्टर सीबी सहाय सर। तो सर, आपका स्वागत है रेडियो खांची 90.4 FM पे। धन्यवाद जी। सबसे पहले सर, अपना सवाल जो है आपके डिपार्टमेंट में ले जाने से पहले, आपका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, एचओडी हैं आप न्यूरो के क्षेत्र में, इससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताइए, आपका जर्नी क्या रहा, आपने मेडिकल क्षेत्र को क्यों चुना? मेडिकल क्षेत्र को चुनने के पीछे मेरे पिताजी की प्रेरणा थी जी। और उनका कहना था कि डॉक्टर बनो और पीड़ित मानवता की सेवा करो। तो मैंने डॉक्टरी लाइन चुना। पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, फिर MS जनरल सर्जरी किया और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन MCH न्यूरो सर्जरी किया। और मैं 1990 से तब के RMCH से पदस्थापित हूँ और झारखंड बनने के पहले से ही मैं यहाँ रांची में हूँ और अपनी सेवा 1990 से लेकर अभी तक न्यूरो सर्जरी विभाग में मैं दे रहा हूँ। एज ए रेजिडेंट मैंने ज्वाइन किया, फिर लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और अभी प्रोफेसर, और फिर मैं एचओडी का कार्यभार संभाल रहा हूँ। जी। सर, आप काफ़ी लंबे टाइम से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि न्यूरो के क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कब कब जो मरीज है वो न्यूरो सर्जन से मिल सकते हैं? न्यूरो सर्जरी विभाग में सबसे ज़्यादा संख्या जो रहती है वो हेड इंजरी की रहती है जी। जो सिर में चोट लगते हैं, साथ में जो और चोटें हैं जैसे कि गर्दन का चोट है, चेस्ट का है और हाथ पांव की हड्डियों में जो चोट है जी। तो इन सबों का मिला जुला रूप हम लोग के पास आता है। लेकिन हेड इंजरी उसमें सबसे खतरनाक माना जाता है। तो एक तो हेड इंजरी के केसेस रहते हैं जी। दूसरे जो है ब्रेन ट्यूमर्स के रहते हैं जी। तीसरे जो है मिर्गी के जितने भी बीमारी रहते हैं, रोगी रहते हैं, वो हम लोग के पास आते हैं। बच्चों में जैसे सिर का बड़ा हो जाना, हाइड्रोसेफलस, उसके भी ढेर सारे केसेज आते हैं। और कुछ जन्मजात खराबियां लेकर बच्चे आते हैं जैसे मेनिंजोमाइलोसिल, इसके भी पेशेंट्स हम लोग के पास ढेर सारे आते हैं। जी। सर, आपने जिक्र किया सबसे पहले हेड इंजरीज के बारे में, तो इस बारे में बताइए क्या होता है? हेड इंजरी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हेड में जो चोट लगती है उसे हेड इंजरी कहते हैं। चूंकि पूरे शरीर का कंट्रोल हेड से ही होता है और हेड के भीतर में जो ब्रेन है, अगर वह डैमेज होता है चोट लगने के कारण से जी। तो हेड इंजरी उस कैटेगरी में सबसे खतरनाक चोट माना जाता है। और हेड इंजरी का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जो रोड पर जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो है सिर में चोट लगने की संभावना पूरी रहती है। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हेड इंजरी से बचना है। और हेड इंजरी से बचाव के लिए काफ़ी सारे उपाय हैं जी। जैसे कि आप कम स्पीड में चलिए, पीकर मत चलाइए। अगर आप 2 पहिए वाहन के साथ हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप 4 पहिए वाहन में हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे हेड इंजरी के केसेस को हम लोग बचा सकते हैं। साथ में अगर इंजरी हो भी जाता है तो उसके सिविरिटी को, उसकी गंभीरता को हम लोग कम कर सकते हैं। तो बचाव ही बहुत महत्वपूर्ण होता है हेड इंजरी में जी। अगर हेड इंजरी हो ही गया तो उसमें फिर क्या करना है जी। तो हेड इंजरी होने के बाद से जो भी नज़दीकी आदमी हो उसे तुरंत आपको फ़ोन करना चाहिए, खबर करना चाहिए। नज़दीकी पुलिस स्टेशन है या 100 जो नंबर है उस पर कॉल करना चाहिए। और अगर हेड इंजरी के बाद पेशेंट्स खुद बेहोश हो जाते हैं जी। तो उसमें जो अगल बगल के लोग हैं उन लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जी। हेड इंजरी के जो भी पेशेंट्स रहते हैं यूजुअली बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश पेशेंट्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे अस्पताल तक पहुंचाना है, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। हेड इंजरी के पेशेंट्स बेहोश हैं, साथ में उनको गर्दन में भी चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अतः जब भी ट्रांसपोर्टेशन करें, मैंने वहाँ से जब अस्पताल के लिए भेजे तो उन्हें इस ढंग से स्थानांतरित करें कि गर्दन का जो चोट है या स्पाइन का जो चोट है वो और ज़्यादा विकराल रूप नहीं ले ले, उसमें और ज़्यादा डैमेज नहीं हो जाए। यह हम लोग हमेशा
बोलते हैं और सिखाते भी हैं कि एक कड़े पटरे के ऊपर में उसको डाल करके स्ट्रेचर पर भी अगर लादना है तो उस पर ध्यान रखना है कि स्पाइन हिले नहीं। और उसे जब एम्बुलेंस में डालते हैं और वहाँ से अस्पताल तक ले आते हैं तो हेड इंजरी के पेशेंट में उल्टी होने की संभावना रहती है। तो उल्टी से सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है कि उल्टी होने के बाद जो भी उल्टी में सामान निकलता है स्टोमक से, आमाशय से, वो फेफड़ों में चला जाता है। तो उससे बचाव के लिए हमेशा हेड इंजरी के पेशेंट्स को तकिया कभी नहीं देना चाहिए। हेड इंड को मैंने सिर को पोजीशन हमेशा नीचे तरफ रखना चाहिए और उसे करवट पोजीशन में रखना चाहिए ताकि उल्टी हो भी तो वो बाहर चला जाए। दूसरा, उसमें सांस रुकने की संभावना रहती है। उल्टी के कारण से जो फेफड़े में सामान चला जाता है उल्टी का, उसे रोकने के लिए जो है हमें मुंह और नाक को साफ कर देना चाहिए ताकि उसे सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो और उल्टी का सामान जो है वो फेफड़े में नहीं चला जाए। इसका जो स्वरूप होता है जो शॉर्ट में होता है ABC, A फॉर एयरवे, यानी कि सांस का जो रास्ता है उसे क्लियर रखना है, एयरवे। B फॉर ब्रीदिंग, उसे देखना है कि उसे सांस लेने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। जैसे साथ में अगर चेस्ट इंजरी है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उस ब्रीदिंग को हमको देखना है। और C फॉर क्रैक्स, अगर कहीं पर कोई फ्रैक्चर है तो उसको मोबिलाइज करते समय, उसको स्थानांतरित करते समय वो फ्रैक्चर और ज़्यादा बढ़ नहीं जाए, उसे देखना है। तो ABC जो है यह बहुत ही प्राथमिक चीज़ है और सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, जो स्टाफ्स है, वो सारे तो इसमें ट्रेंड रहते ही। तो बचाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन, जो पेशेंट को स्थानांतरित करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसके बाद से जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब हम लोग उपचार शुरू करते हैं। तो उपचार करने से पहले जो है हम लोग पेशेंट्स को थॉरोली काफ़ी विस्तृत ढंग से देखते हैं, जिसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका कम नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम है तो तुरंत उसे ऑक्सीजन लगाते हैं। अगर नाक या मुंह में कोई भी उल्टी का सामान या कोई चीज़ दूसरी वस्तु फंसी हो तो उसे तुरंत साफ करके एयरवे को क्लीन करते हैं। और पल्स और BP तुरंत देखना चाहिए, नाड़ी की गति क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है। इतने चीज़ को देखने के बाद से फिर हम लोग देखते हैं कि हेड इंजरी में उसका जो बेहोशी का स्तर जो है वो कितना गहरा है, जिसके लिए एक स्केल आता है GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। तो ग्लासगो कोमा स्केल के अंतर्गत हम लोग उसको देखते हैं कि उसकी बेहोशी की जो स्थिति है वो कितना गंभीर है, और उसके बाद हम लोग उपचार तुरंत शुरू कर देते हैं। जितने भी इमरजेंसी ड्रग्स है उसे हम लोग देते हैं, और इस बीच में ही हम लोग डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं कि उसे किस इन्वेस्टिगेशन, किस जांच की आवश्यकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है CT स्कैन जी। तो हम लोग तुरंत उसका CT स्कैन और ब्रेन कराते हैं। ब्रेन और स्कल का CT स्कैन करा के देखते हैं कि भीतर में कितनी चोट है, कहीं हड्डी तो नहीं टूटा हुआ है, ब्रेन में क्लॉट तो नहीं है, एक्स्ट्राड्यूरल है, सबड्यूरल है, इत्यादि इन चीज़ों को देखते हैं। और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसे दवा से ही ठीक करना है या कुछ ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम लोग उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट करते हैं जी। और आम लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने की चीज़ है कि आप ABC जो 3 आपने डॉट बताए सर, वो याद रखने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई ऐसी समस्या अपने आसपास हो या खुद के साथ भी हो तो इन चीज़ों का हम ख्याल रख सकें। और सर मेरा अगला सवाल रहेगा, एपिलेप्सी यानी फिट्स आने की जो समस्या होती है, मिर्गी की समस्या, वो क्यों होती है और इससे कैसे बच सकते हैं? एपिलेप्सी में शरीर में या तो झटका आ सकता है, या मरीज एकाएक बेहोश हो गया और हाथ पांव एकदम उसका लूज हो जाता है, या तीसरा जो है सो टाइट हो जाता है। ये 3 कंडीशंस है जिसमें कि हम लोग यह जान जाते हैं कि ये एपिलेप्सी का केस है। एपिलेप्सी का बहुत सा कारण होता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहता है, ब्रेन में कोई भी अगर लीजन है, कोई भी खराबी है, तो उसमें एपिलेप्सी आने का चांसेस रहता है। या तो वो चोट के कारण से हो, चाहे ट्यूमर के कारण से हो, चाहे ब्रेन का TB हो, चाहे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो कि झारखंड में बहुत ही कॉमन है, उसके कारण से भी एपिलेप्सी के ढेर सारे पेशेंट्स हम लोग के यहाँ आते हैं। मैं आज आपके द्वारा जो है झारखंड के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि झारखंड में एक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो बीमारी है बहुत ही कॉमन है, और यह शुगर के पैखाना से जो एक टेप वर्म होता है
फीता कृमि होता है वो निकलता है और वह मिट्टी के जुड़े हुए सामानों में सटा रहता है, जैसे गाजर है, मूली है, और उनको अगर बिना अच्छा से छीले हुए, बिना धोए हुए अगर हम उसका सेवन करते हैं जी। तो यह जो है सो हमारे भोजन नली में चला जाता है और वहाँ से ब्रेन के में ब्लड के द्वारा पहुंच जाता है और वो ब्रेन में जाके अपना अड्डा बना लेता है और फिर वहाँ से जो है एपिलेप्सी की शिकायत शुरू हो जाती है जी। तो मैं झारखंड वासियों को ये कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही कॉमन है, अतः गाजर, मूली और विभिन्न पत्ता गोभी का भी बाहरी आवरण जो है उसे हटा करके और तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए और कच्चा रूप में कभी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जी। सर, इससे हम लोग बचने के बारे में आपने बता दिया, लेकिन ये होता क्यों? क्या ये एक जेनेटिक भी हो सकता है? इसमें कुछ पोर्शंस जो रहते हैं, कुछ परसेंटेज है जो कि हेरिडिटरी भी, वंशानुगत भी होता है, लेकिन वंशानुगत जो कारण रहते हैं उनका तो डेफिनेट इलाज नहीं होता है, लेकिन उसका हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट माने लक्षणों के आधार पर उसका इलाज करते हैं और उसे दोबारा होने नहीं देते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं मिर्गी का झटका रोकने के लिए, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ कारण जिसका कि इलाज हम लोग कर सकते हैं, जैसे ब्रेन में अगर टीबी है, ट्यूबरकुलोमा है, तो उसका इलाज तो हम लोग कर सकते हैं। तो साथ में जो है सो अगर वो ठीक हो जाता है तो मिर्गी का दौरा आना भी बंद हो जाता है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस अगर हो गया, वह जो फीता कृमि है अगर ब्रेन में पहुंच गया तो उसे मारने की दवा होती है, उसे देते हैं और साथ में मिर्गी का दौरा नहीं पड़े उसे रोकने के लिए भी हम लोग दवा देते हैं। उसके बाद से हेड इंजरी में भी जो है मिर्गी का दौरा पड़ने का पूरा चांस रहता है। तो हेड इंजरी के केसेस में यूजुअली हम लोग बचाव के लिए शुरू में ही हम लोग मिर्गी का दौरा रोकने के लिए दवा शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर दौरा पड़ ही जाए तो उसका कारण अगर ब्रेन में हेमरेजिक कंट्यूजन है, वहाँ एक्स्ट्राड्यूरल है, सबड्यूरल है, तो उनका अगर हम लोग समुचित और अच्छे ढंग से इलाज कर देते हैं, क्लॉट्स को निकाल देते हैं, तो उसको मिर्गी का दौरा पड़ने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। उसके अलावा जो है कुछ बच्चे जो कि कंजेनाइटल माने जन्मजात खराबी लेके पैदा होते हैं ब्रेन में, तो उसमें फिर उस पार्टिकुलर उस खास जो रोग है उसका हम लोग इलाज करते हैं और साथ में मिर्गी का झटका भी नहीं आए उसके लिए हम लोग दवा देते हैं। दवा में यह ध्यान रखना चाहिए कि लगातार उसका सेवन करना चाहिए, या बच्चा है तो लगातार उसे देना चाहिए, कम से कम 2 साल तो देना ही देना चाहिए। और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं ईजी करके डोज है उसको कंप्लीट करना चाहिए, बीच में छोड़ना कोर्स भी, डोज और कोर्स दोनों जी सही खुराक में देना है और सही समय तक देना जी। जितने टाइम तक डॉक्टर ने कहा है एटलीस्ट उतने टाइम तक तो हमें उस ट्रीटमेंट को जारी रखना चाहिए। और सर कई बार होता है जब मिर्गी पड़ता है किसी इंसान को तो हम लोग उसके मुंह में चम्मच डाल देते हैं या चाबियां डाल के दांत खोलने की कोशिश करते हैं, मोजा भी सुंघा देते हैं। तो ये किस हद तक सही है और क्या उस टाइम पे करना चाहिए जो सही ट्रीटमेंट है? मिर्गी का दौरा जो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था 3 तरह के रहते हैं, जिसमें एक तो एकाएक पेशेंट गिर गया और हाथ पांव एकदम लूज है, दूसरा होता है टोनिक माने हाथ पांव कड़ा कर लेता है, टाइट हो जाता है, तीसरा होता है जिसमें झटका आता है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक। तो जो भी आपने बताया कि जनरलाइज टोनिक क्लोनिक जिसमें झटका जो आता है, गर्दन ऐठा जाता है, मुंह से झाग आता है, फेन आता है, उस कंडीशन में कभी भी झटका को रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। झटका को रोकने के लिए हाथ पांव जो पकड़ के अगर हम लोग कस के रखते हैं तो उसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, हाथ पांव की हड्डी टूट भी सकती है, छिटक भी सकता है। उसमें तुरंत मरीज को लेटा देना चाहिए और उसे करवट पोजीशन में रखना चाहिए, सिर को नीचे साइड में रखना चाहिए ताकि अगर उल्टी भी हो तो वो श्वास नली में नहीं जाए। और उसे कभी भी जो है तकिया तो देना ही नहीं चाहिए और रोकने की कोशिश नहीं करनी, मुंह से जो झाग वगैरह है उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। और देखा गया है कि 1 से 2 मिनट के अंदर मरीज को झटके आने बंद हो जाते हैं और उस दौरान जो है श्वास में दिक्कत नहीं हो, इसलिए नाक और मुंह को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। जी सर, अब आप एक और समस्या के बारे में आपने बताया कि बच्चों का सिर जो है वो जन्म से ही बड़ा होता है, तो ये क्यों होता है और इससे क्या ट्रीटमेंट कैसे बच सकते हैं? बच्चों का सिर जो बड़ा होने लगता है उस बीमारी को हम लोग हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। हाइड्रोसेफलस में बच्चों के सिर के अंदर जो आम भाषा में बोलते हैं कि पानी जमा हो जाता है, एक्चुअली वो पानी नहीं है, CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के भीतर में एक फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन को न्यूट्रिशन पोषण भी प्रदान करता है और झटकों से उसका बचाव भी करता है, ब्रेन के भीतर में रहता है वेंट्रिकल्स। तो अगर उसमें कहीं भी रुकावट होती है, उसके संचालन में कहीं रुकावट होती है तो वह जमा होने लगता है और उसके कारण से जो है सिर का साइज बड़ा होने लगता है। इसीलिए उसे बोलते हैं हाइड्रोसेफलस। हाइड्रो मीन्स पानी और सेफलस मीन्स ब्रेन का।
तो इसमें साइज बड़ा होने लगता है। इसमें कुछ तो जन्मजात भी होता है, माँ के गर्भ से ही पता लग जाता है कि इसको हाइड्रोसेफलस है, अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखना चाहिए। दूसरा है कि जन्म के बाद अगर उसे तेज बुखार, मेनिंजाइटिस, टीबी इत्यादि होते हैं या सिर में चोट भी लगता है तो उसमें भी हाइड्रोसेफलस डेवलप करने का चांसेस रहता है। जी सर, इससे बच्चों को कैसे बचा सकते हैं या आगे चलकर क्या ट्रीटमेंट? अगर किसी भी बच्चे को हाइड्रोसेफलस हुआ है तो दूसरे बच्चे के होने से पहले माता पिता को हम लोग सलाह देते हैं कि आप फर्दर इस तरह का कभी भी नहीं हो, उसके लिए फोलिक एसिड की मात्रा माँ को जरूर देते हैं। 3 महीना पहले से हम लोग शुरू करते हैं। दूसरे प्रेगनेंसी के समय जो है फोलिक एसिड का जो है हम लोग गोली सेवन करने के लिए सलाह देते हैं, और इस दौरान कम से कम 3 बार अल्ट्रासोनोग्राफी करके हम लोग देखते हैं कि कहीं बच्चे का सिर माँ के गर्भ से ही तो बड़ा नहीं हो रहा है। अगर वो ऐसा होता है तो फिर सीजेरियन सेक्शन करके बच्चे को निकालना पड़ता है, और बच्चे होने के बाद से अगर साइज काफ़ी बड़ा है तो फिर उसका ऑपरेशन हम लोग करते हैं। रिम्स में हम लोग आजकल इंडोस्कोपी से भी करते हैं, पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। इंडोस्कोप है हम लोग के पास, तो उसमें नली लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूरबीन से ही एक दूसरा रास्ता बना देते हैं जिससे कि ब्रेन के भीतर का पानी जो है सो निकाला जा सकता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण सिर बड़ा नहीं होता है। जी सर, एक आखिरी सवाल, ब्रेन ट्यूमर के बारे में हम जानना चाहेंगे। इस बीमारी के बारे में बताइए, इससे बचने के उपचार क्या क्या कर सकते हैं, सावधानियाँ क्या हो सकती हैं, इस बारे में बताइए। ब्रेन ट्यूमर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी पेशेंट हो, कोई भी मरीज हो जिसे हेडेक की शिकायत हो, सिर में दर्द हो, अगर इस तरह का दर्द हो कि उसकी नींद खुल जाए सिर दर्द के कारण, सुबह में अगर हेडेक हो, सिर दर्द हो, सिर दर्द के साथ अगर उल्टी हो, सिर दर्द के साथ अगर मिर्गी का झटका आवे, सिर दर्द के कारण अगर आँख की रोशनी कम होने लगे तो उसे तुरंत जाकर के न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रेन ट्यूमर की संभावना रहती है। और इस तरह के लक्षण लेके जब भी मरीज आते हैं तो हम लोग उसका CT स्कैन या MRI करके देखते हैं, और उसमें मरीजों को हम लोग सलाह भी देते हैं कि सिर दर्द को कभी हल्के से न लें। अगर उल्टी हो रही हो, आँख की रोशनी कम हो रही हो, मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, तो उसे निश्चित जो है सो उसका जांच करावे। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसे कंप्यूटर को कमांड देने के लिए हम CPU का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमारा मस्तिष्क जो है वो पूरे बॉडी को कमांड देता है, तो उसका सुरक्षित, सही, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आज के हमारे शो डॉक्टर्स टाइम में जुड़े हुए थे डॉक्टर CB सहाय सर। इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर, रेडियो खांची 90.4 FM पे आने के लिए। आपका एक मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए क्या रहेगा सर? कोई भी बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में ही अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज संभव रहता है, लेकिन बहुत लेट आने पर कई बार हम लोग भी जो है अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर का ही जैसे आपने पूछा, ब्रेन ट्यूमर अगर काफ़ी बड़ा हो जाए, महत्वपूर्ण क्रेनियल नर्व्स को अगर जो है सो ग्रसित कर ले, या ब्रेन के बहुत सारे बड़े पोर्शन में अगर फैल जाता है, बाएं से दाहिने चला जाए, आगे से पीछे तरफ चला जाए, तो फिर उसमें हम लोग भी अपने आप को जो है कभी कभी जो है सो मान कर चलते हैं कि भाई पूरा तो निकल नहीं पाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में ही आप उसका राय लें, और आउटडोर में आके मिले। रिम्स में तो मात्र 5 रुपए के रजिस्ट्रेशन में हम लोग जो है सो सलाह देते हैं, और भरपूर सलाह देते हैं, और बेस्ट सलाह देते हैं। और ऑपरेशन भी हम लोग जो है सो हमेशा ब्रेन ट्यूमर का, जैसे पिछले साल ही हम लोग करीब 3000 ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हम लोगों ने किया है। हेड इंजरी और बाकी जो है स्पाइनल इंजरी, ये सबको तो छोड़ दिया जाए, ब्रेन ट्यूमर के ही 3000 केस हम लोगों ने किया है। जी, तो अपनी बीमारियों को लाइटर मोड पे नहीं ले जाके रखना है। जो भी हो उसका इलाज कराइए, डॉक्टर से मिलिए, बढ़ने से पहले उसका इलाज करवा लीजिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। धन्यवाद।